Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel. I'm glad that you tune in with me. Today I'm going to talk about assignment number 2 जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की कंपल्सरी इंग्लिश 2 है और इसके लिए जो कोड यूज होते हैं वो 1424 5411 9408 और ये जिन लेवल्स के लिए यूज होता है वो है BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, AD, ADC और ये सेमेस्टर है ऑटम 2020 का। उसकी ये असाइनमेंट है। हम लोग असाइनमेंट नंबर 1 हमने कल कर दी थी जो कि बेस करती है यूनिट नंबर 1 से 4 तक और आज हम करेंगे असाइनमेंट नंबर 2, ठीक है, जो कि सेम बुक्स पर बेस करती है। सो व्यूअर्स, ये है असाइनमेंट नंबर 2 जो कि हमारी जो है ऑटम उसकी है, ठीक है। और हम आज देखेंगे कि इसमें कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो दिए गए। ये यूनिट नंबर 5 और 9 पे है, ये यानी कि इस पे मुश्तमिल है, चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक। इसके भी जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 है और पासिंग मार्क्स 50 हैं। सो सबसे पहले जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं असाइनमेंट में वो देख लेते हैं। वो क्या है? वो कह रहे हैं द फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन यूनिट 5। ये जो नीचे क्वेश्चंस हैं दिए गए हैं ये यूनिट 5 पे बेस करते हैं, मीन ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 में से दिए गए। रीड द यूनिट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, सॉल्व द एक्सरसाइज गिवन बिलो। कह रहे हैं कि इसे ध्यान से पढ़ें और सवालों के जवाब दें और जो आपको एक्सरसाइज दिए हैं इन्हें आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है। इन क्वेश्चन नंबर 1 वो कहते हैं रीड अबाउट कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। सो कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट करना क्या क्या होता है कि किसी भी दो चीजों में से सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को निकालना, यानी कि मुश्तरक चीजों कदरों को निकालना और जो कदरें मुश्तरक नहीं है यानी कि मुख्तलिफ हैं उनको निकालना कंपैरिजन के थ्रू। एज अ गिवन ऑन पेज 147 और 149 पे दी गई है। कह रहे हैं केयरफुली उसे पढ़ें। नाउ डिसाइड अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट which one is cause and which one is the effect। यानी कि हमने देखना है इन स्टेटमेंट में कौन सी काज है और कौन सा उसका रीजन है। मैं आपको बताती चलूं ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो फिर उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कॉज एंड इफेक्ट होता क्या है बेसिकली। नंबर ए पे वो कह रहे हैं असलम हैज स्टॉप्ड टेकिंग शुगर इन टी। उसने क्या किया? रोक दिया है शुगर लेना, ठीक है। असलम ने शुगर लेनी बंद कर दी। पहले हम ये पूरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे आपने कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है। बी पे वो कह रहे हैं कि द रोड वाज जैम्ड। तो रोड क्या है? वो जैम हो गई हुई है। सी में वो कहते हैं आयशा इज रियली हैप्पी। आयशा बहुत ज्यादा खुश है। डी में वो कह रहे हैं अजमल वाज टॉप्ड हिज क्लास। अजमल ने अपनी क्लास में क्या ली है? पोजीशन हासिल की है, हाईएस्ट पोजीशन। ई में कह रहे हैं द बिल्डिंग वर डैमेज। बिल्डिंग जो है वो क्या हो गई है? डैमेज हो गई हुई है। एफ में वो कह रहे हैं देयर वाज एन अर्थक्वेक। वहां क्या था? एक जलजला आया। अर्थक्वेक जलजले को कहते हैं। जी में वो कह रहे हैं यस सॉरी शी हैज वॉन द स्कॉलरशिप। उसमें क्या जीता है? एक स्कॉलरशिप जीता है। एज में वो कह रहे हैं ही गॉट लेट। वो क्या हो गया? वो लेट हो गया, देर हो गई है उसे। आई में वो कह रहे हैं ही इज डायबिटिक। वो क्या है? मरीज है शुगर का। और जे में क्या कह रहे हैं? हिज हैप्पीनेस नोज नो लिमिट। उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि कौन सा जो है रीजन हो सकती है और क्या जो है उसका जो इफेक्ट हो सकता है। अब ये अगर हम सबसे ये जो आई वाला पहले वाला है इसे हम देखें, असलम हैज स्टॉप टेकिंग शुगर इन टी। असलम ने चाय में शुगर लेनी बंद कर दी। तो ये किसी वजह से है ना, ठीक है। तो ये इफेक्ट है। क्यों? कॉज क्या है? ही इज डायबिटिक। वो शुगर पेशेंट है तो ये क्या है? वजह है। और उसका असर उसका क्या हुआ है? क्या उसने क्या है? उसने शुगर लेनी छोड़ दी है। हम कह सकते हैं शुगर लेने की जो वजह है वो क्या है? छोड़ देने की वजह क्या है? डायबिटिक होना है। इसी तरह यहाँ पे क्या है? एक और मैं एग्जांपल समझा देती हूँ। द बिल्डिंग वर डैमेज्ड। इमारतें क्या हो गई? तबाह हो गई। क्यों? ड्यू टू अर्थक्वेक,
ठीक हो गया। अभी यहाँ एक और है, द रोड वाज जैम्ड, रोड बंद थी, बिकॉज एंड रोड बंद होने की वजह से क्या हुआ, ही गॉट लेट, वो लेट हो गया। तो कॉज द रोड का बंद होना और वजह क्या बनी उसकी, उसका अफेक्ट उसका क्या हुआ उस पे कि वो लेट हो गया किसी जगह से। आयशा इज रियली हैप्पी, वो बहुत ज्यादा खुश थी, ठीक है। रीजन शी हैज वन द स्कॉलरशिप, बिकॉज उसने क्या स्कॉलरशिप लिया था। तो कॉज क्या होगी, स्कॉलरशिप लेना, और उसका इफेक्ट क्या है, खुश होना, ठीक है। सो इसी तरह आपने और भी जो यहाँ ये एक रह गया है, अजमल हैज टॉप्ड इन हिज क्लास, ठीक है। हिज हैप्पीनेस नोज नो लिमिट, ठीक है। उसने टॉप किया था, इस वजह से उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। सो होपफुली ये आपको समझ आया होगा, लेकिन जब आप पेज नंबर 147 से 149 तक पढ़ेंगे तो उससे आपको ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ आ जाएगा कि आपने क्या करना है, और आप बेहतर अंदाज में इनका कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर पाएंगे। In question number 2, they are saying that read about the text title as what's God good for you, आपके लिए क्या अच्छा है। टाइटल है what's good for you, आपके लिए क्या अच्छा है, as given on page 161 and 162, ठीक है। इन्हें आपने पढ़ना है केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्सरसाइज 8। अच्छा, अब यहाँ आपको वो क्या कह रहे हैं, एक एक्सरसाइज नंबर 8 है जो कि पेज नंबर 163 पे दी गई है। आपने ये पढ़ना है व्हाट्स गुड फॉर यू, और फिर बुक में जो एक्सरसाइज नंबर 8 दी गई है ना, ये आपने पेज नंबर 163 पे जाके देखना है, वहां आपको पता चल जाएगा क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आपने वो एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करनी है। इन क्वेश्चन नंबर 3, रीड अबाउट कॉम्प्रीहेंशन कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, वो कह रहे हैं कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट को पढ़े एज अ गिवन ऑन पेज 147 एंड 149 केयरफुली एंड डू कंप्लीट एक्सरसाइज 4। ओके, अगेन वो ये कह रहे हैं कि एक्सरसाइज नंबर 4 बुक में दी गई है जो कि पेज नंबर 153 और 155 पे मौजूद है, ठीक है। आपने कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट को पढ़ना है, बेशक वो आप फर्स्ट पे ही पढ़ लेंगे तभी आप ये हल कर पाएंगे ना दिए गए सेंटेंसेस। उसी के अकॉर्डिंग वहां एक एक्सरसाइज नंबर 4 है, पेज नंबर 153 से लेकर 155 तक, आपने उसे भी सॉल्व करना है, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वो कह रहे हैं सॉरी, द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन यूनिट 6। अब जो नीचे वाले हैं वो यूनिट नंबर 6 पे बेस करते हैं। रीड द यूनिट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, सॉल्व द एक्सरसाइज गिवन बिलो। कह रहे हैं एहतियात से पढ़े, सवालों के जवाब दें, और जो एक्सरसाइज नीचे दी गई इनको हल करें। क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं रीड अबाउट एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग के बारे में आप पढ़ना है ऑन पेज 183 और 185, 183 से 185 पे एकेडमिक राइटिंग का एक टॉपिक दिया गया, उसे आपने पढ़ना है। कह रहे नाउ ब्रीफली एक्सप्लेन, मुख्तसर तौर पर आपने बताना है, मीन जामिया अंदाज में ना, ब्रीफ करके जरा बताना है आपने, एक्सप्लेन करना है फॉलोइंग वेज ऑफ गेसिंग मीनिंग। गेस मीनिंग को गेस करने के जो तरीके हैं उनको आपने बताना है। और क्या है वो, अनफेमिलियर वर्ड्स के, अनफेमिलियर वो वर्ड जिन्हें आप नहीं जानते उनके मीनिंग आप कैसे गेस करेंगे, उनके बारे में ये नीचे टॉपिक दिए गए, इनको आपने करना है। लेकिन वो कह रहे हैं इन योर ओन वर्ड्स, आपने पेज नंबर 83, 85 तक पढ़ना है, और फिर इन तमाम डेफिनेशंस के जो जवाब हैं वो आपने देने हैं। His appropriate with appropriate example, और आपने क्या एग्जांपल्स भी अच्छी तरह देनी है। तो यहाँ ए पे सबसे पहले वो आपको दे रहे हैं डेफिनेशन, आपने डेफिनेशन बतानी है, यानी कि डेफिनेशन होता है किसी की तारीफ क्या होती है, या किसी की आप कह लें उसकी एक बहुत लिमिटेड वे में उसको बयान कैसे किया जाता है, वो जो उसका मेन मीनिंग होता है वो डेफिनेशन होती है। एग्जाम्पल क्या होती है, उसकी मिसाल देना, आपने बताना है कि हम जब किसी भी चीज की कोई एग्जाम्पल देते हैं, यानी कि फिजिकली उसमें हम समझाना चाहते हैं, प्रैक्टिकली समझाना चाहते हैं, वो एग्जाम्पल होती है। ई में वो पूछ रहे हैं जी आपसे सिमिलैरिटीज होती है एक जैसी चीजों को देखना। सॉरी, ए बी हमें ऐसे चलना चाहिए था, पहले डेफिनेशन है, फिर बी में है रीस्टेटमेंट। रीस्टेट करना होता है, रीस्टेटमेंट एक ही चीज को दोबारा लिखना, ठीक है। एक ही चीज को दोबारा जब लिखते हैं उसे रीस्टेटमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल मिसाल देना, और जो कंट्रास्ट है वो क्या होता है, ऑपोजिट, उसके ऑपोजिट कोई चीज बताना कि ये कंट्रास्ट है इस चीज का। सिमिलैरिटी एक जैसी,
एफ में वो कहते हैं जी इन्फेरेंस, इन्फेरेंस होता है किसी चीज का अंदाजा लगाना, बयाना, बताना उसको ना। और एनोलॉजी जो होता है वो भी उसका जो है एक यानी कि तखमीना लगाना कह लें, या उसको उसके बारे में कोई अंदाजा क्रिएट करना ना। कंपैरिजन होता है दो चीजों में मुकाबला करना, और लिटरेरी मीनिंग जो होते हैं वो आपके अदबी मीनिंग जो होते हैं, लिटरेरी जो चीजें होती हैं उनके मीनिंग जो उनके लफ्जी मायने जिसे हम कहते हैं वो होते हैं, वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं वो लिटरेरी मीनिंग होती है। और रफ गेसिंग होती है किसी के बारे में ऐसी अंदाजा और तखमीना लगाना। तो इन चीजों को आपने अपने वर्ड्स में इंग्लिश में लिख के आपने असाइनमेंट्स में सॉल्व करना है। नेक्स्ट नोट जो उन्होंने यहाँ दिया है वो कह रहे हैं द फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन यूनिट 7। ये क्वेश्चन दिया है यूनिट 7 में दिया गया है। रीड द यूनिट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, सॉल्व द एक्सरसाइज गिवन बिलो। एहतियात से पढ़ना है, जो सवालों के आपने जवाब देने और जो एक्सरसाइज दी गई है उन्हें आपने सॉल्व करना है। Here is question number 5. In question number 5 वो कह रहे हैं in unit 7, यूनिट नंबर 7 में you have read about implied meaning and making inference। implied meaning होते हैं छुपे हुए मायने, अंदर जो छुपे हुए होते हैं ना, मसलन जिसे कहते हैं ना जिसके जिसको किसी जू मायने जो होती हैं बातें, ठीक है। इम्प्लाइड मीनिंग किसी चीज को बजाहिर पढ़ने से वो मीनिंग ना निकल रहा हो लेकिन उसके अंदर वो मीनिंग जो है वो मौजूद हो। एंड मेकिंग इन्फेरेंस, और उनके बारे में अंदाजा या तखमीना लगाना। नाउ रीड अबाउट द ऐसे। टाइटल एस, ऐसे का टाइटल है जैसे लाइफ इन द इंडस वैली। वो कह रहे हैं जैसे वहां एक ऐसे दिया गया लाइफ इन द इंडस वैली, इंडस वैली के अंदर की जिंदगी या इंडस वैली की जिंदगी, गिवन ऑन पेज 238 टू 243। इन पेजेस पे वो दी गई है। वो कह रहे हैं इन्हें आप पढ़ें केयरफुली, एहतियात से। व्हेन यू आर डन, जब आप उसे पढ़ लें, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सरसाइज, तो नीचे दी गई एक्सरसाइज को आपने क्या करना है, उसे मुकम्मल करना है। नाउ देखते हैं एक्सरसाइज में वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं बेस्ड ऑन योर रीडिंग, आपकी रीडिंग पे ये बेस करता है, अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडस वैली। इंडस वैली के आपने क्या निकालने, फीचर्स, सिविलाइजेशन, वहां पे जैसे जिंदगी गुजारी जाती है, वहां का जो तहजीब तमद्दन है उसके अकॉर्डिंग आपने उसके फीचर्स निकालने। एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर इन्फेरेंस, और अपने इन्फेरेंस के अकॉर्डिंग, अंदाजा या तखमीना के मुताबिक जो है आपने क्या करना है, ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टोरी, जो कि इंफॉर्मेशन आपको स्टोरी में दी गई है। कह रहे उस सारी चीजों को देखते हुए आपने क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपने दिए गए टेबल को कंप्लीट करना है बाय पुटिंग द रेलिवेंट टर्म्स, जैसे कि नीचे रेलिवेंट टर्म्स दी गई हैं और वर्ड्स है जैसे कि, ठीक है। बिलो ईच कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन, हर कैटेगरी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपने लिखनी है। यू शुड एड एट लीस्ट 10 वर्ड्स ऑफ ईच कैटेगरी। ये कैटेगरीज है, कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन है, फॉर्म्स की है, प्रोफेशंस है, ट्रेड्स हैं, स्किल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। आपने हर कॉलम में 10-10 अल्फाज लिखने हैं, लेकिन कैसे लिखने हैं, आपने जब लाइफ इन द इंडस वैली की जो स्टोरी पढ़नी है उसके अकॉर्डिंग आपने फिर देखे ना, यहाँ पे अगर कैटेगरी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे, होम घर से मुतालिक है यहाँ आ जाएंगे, अगर वहाँ कोई प्रोफेशन दिए हुए या प्रोफेशन से मुतालिक चीजें दी गई हैं वो यहाँ आ जाएंगी, ट्रेड्स तजारत से मुतालिक, स्किल्स महारत, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक उनका एक ढांचा होता है, इंतजामी ढांचा, उसके अकॉर्डिंग के वर्ड्स आपने 10-10 वहां से चुनकर यहाँ लिखने हैं, विच इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, इन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वो कह रहे हैं द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन यूनिट 8। ये यूनिट 8 पे बेस करता है। रीड द यूनिट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, सॉल्व द एक्सरसाइज गिवन बिलो। सेम वही इंस्ट्रक्शन है, ध्यान से पढ़ें, सवालों के जवाब दें और नीचे जो एक्सरसाइज दी गई है इन्हें क्या करना है, आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6। In question number 6, they are saying that read about denotation and connotation. Okay, before going further, मैं आपको बता दूं कि डेनोटेशन और कॉनोटेशन क्या होता है। डेनोटेशन होता है लफ्जी मायने, डिक्शनरी मायने जिसे हम कहते हैं, और कॉनोटेशन होता है एसोसिएटिव मायने।
मीन के जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, निडल सुई जो होती है, अगर हम सुई को जाके देखेंगे डिक्शनरी में तो एक ऐसी धात की बनी हुई शार्प सी एक स्टिक होती है जो आगे से बारीक होती है और दूसरी साइड से क्या होल होता है। लेकिन कभी समटाइम सुई जो होती है वो उसके कॉनोटेटिव मीनिंग भी होते हैं। सपोज अगर मैं किसी निडल की वजह से हर्ट हो गई हूँ, तो अगर कोई मेरे सामने सुई का जिक्र करेगा तो माइट भी पॉसिबल मेरे मायने में वही मीनिंग आएंगे जो मुझे सुई, जो निडल मुझे हर्ट की थी। तो इसी तरह हर चीज के कॉनोटेटिव और एक उसके डेनोटेटिव वही मीनिंग जो डिक्शनरी के होते हैं, जो उसके एक्चुअल मीनिंग होते हैं, और कॉनोटेटिव जो एसोसिएटिव मीनिंग होते हैं। ठीक है व्यूअर्स, सो कह रहे हैं गिवन ऑन द पेज 249 और से 260 पर इन्होंने ये पूरी इसको एक्सप्लेन किया है, ये आपने पढ़ना है। नाउ केयरफुली डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद अप्रोप्रिएट एग्जांपल। अब वो कह रहे हैं इन टर्म्स को आपने डिफाइन करना है अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स के साथ, आपने इनको बताना है ये क्या, और फिर एग्जांपल्स देंगे। पहले क्या है, रीडिंग स्ट्रेटजीज। रीडिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? स्कैनिंग एंड स्किमिंग, या पढ़ेंगे उसमें भी। स्कैन करना होता है कि जैसा आप ना उसे थॉरली अच्छी तरह उसे करते हैं। स्किमिंग क्या होता है कि आप बस ना थोड़ी थोड़ी उसके मेन आइडियाज लेके एक माइंड मेकअप कर लेते हैं कि ये चीज चल रही है, इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेना। ठीक है, ये रीडिंग स्ट्रेटेजीज है, आपने उसकी एक एक एग्जांपल दे देनी है। जैसे टॉप डाउन या बॉटम अप, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, ये ऊपर से, ये भी रीडिंग की स्ट्रेटेजीज है, किस तरह आप जो है ना रीडिंग करते हैं। फिर कह रहे हैं इन्फरिंग मीनिंग अखज करना। इन्फर होता है अंदाजा लगा के मीनिंग को निकाल लेना। ठीक है, इधर बे पे है कह रहे हैं, बी पे है कह रहे हैं प्री रीडिंग, पहले से रीड करना। प्री रीडिंग, एक रीडिंग से पहले एक उसे हल्की सी रीडिंग देना, उसे प्री रीडिंग कहते हैं। इन्फेरिंग का मैंने बता दिया है। डी पे है जी प्रिडिक्टिंग मीनिंग्स को प्रिडिक्ट करना, अंदाजा लगाना। ठीक है, कि हाँ इसके मेरे मुताबिक गेस करना, जिसे कहते हैं ना ये मीनिंग हो सकते हैं इसके। और स्किमिंग एज अ टेक्निक में ये होता है कि आप जो है ना मोटे मोटे चंक्स पढ़ते हैं और बीच में स्किप भी करते जाते हैं, लेकिन आप मेन आइडिया को साथ रखते हैं कि आइडिया वो इस पूरी बुक में या नॉवल में या इस टेक्स्ट में वो कहना क्या चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है ना उसको पढ़ना। इस टेक्निक को स्किमिंग कहते हैं। स्किम करना ना किसी चीज को छोड़ के आगे से फिर पढ़ते जाना। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहे हैं कीपिंग इन माइंड द डेफिनेशन ऑफ डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन गिवन ऑन पेज 249 टू 260। कह रहे हैं कि आपने मीनिंग इसकी डेफिनेशंस को माइंड में रखना, किसकी, डेनोटेशन की और कॉनोटेशन की। कह रहे हैं डिफरेंशिएट बिटवीन द टू टर्म्स, दोनों टर्म्स के दरमियान डिफरेंशिएट करना है इन योर ओन वर्ड्स विद अप्रोप्रिएट एग्जांपल। आपने अपने अल्फाज में लिखना है कि डेनोटेशन क्या है और कॉनोटेशन क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है और क्या है, फिर इसके आपने एग्जांपल्स देनी। और जैसे मैंने आपको एक निडल की एग्जांपल दी, इसी तरह आप और चीजों की भी एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज को आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है द फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन यूनिट 9। अच्छा जी, ये वाला जो क्वेश्चन नीचे वाला है ये किस पे, 9 पे बेस करता है। कहते हैं रीड द यूनिट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, सॉल्व द एक्सरसाइज गिवन बिलो। सेम इंस्ट्रक्शन, एहतियात से पढ़ें, सवालों के जवाब दें और क्या करना है, एक्सरसाइज को सॉल्व करें। सो देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। कह रहे हैं सिलेक्ट द लास्ट संडे एडिशन ऑफ योर फेवरेट इंग्लिश न्यूज़पेपर। लास्ट संडे का आपने क्या लेना है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर लेना है। ओके, एंड केयरफुली रीड इट, और इसे एहतियात से पढ़ना है। कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब्स एड। उसमें क्या देखना है आपने, जॉब्स की जो वहां इश्तेहारात दिए गए ना, नौकरी के इश्तेहारात, आपने उन इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है। गिवन इन दीज न्यूज़पेपर, जो कि उन न्यूज़पेपर्स में दिए गए हैं। एंड कमेंट ऑन 5 एड्स, और उनमें से 5 एड्स पे कमेंट करना है ऑफ योर चॉइस। उनमें से आपने कोई भी 5 लेनी है एडवर्टीजमेंट, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ले लें। ठीक है, या आपको आप जो फ्यूचर में करना चाहते हैं उसके मुताबिक, या आप जो भी रिसेंटली कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ये जो भी आप लेना चाहते हैं। 5 एड्स लेनी है और आपने क्या करना है, उन पे आपने कमेंट्स करना है। अब कमेंट कैसे करना है वो यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। कह रहे हैं व्हाइल कमेंटिंग, जब आप कमेंट कर रहे होंगे, यू कैन ऐड द फॉलोइंग पॉइंट्स, आपने उसमें ये चीजें लिखनी है, इन पॉइंट्स को ऐड करना है। डू यू लाइक दैट पर्टिकुलर जॉब, क्या आप वो मखसूस जॉब जिसकी वो एडवर्टीजमेंट है, क्या आपको वो पसंद है? अगर पसंद है तो क्यों, और अगर पसंद नहीं है तो क्यों नहीं, व्हाई और व्हाई नॉट।
आपने बताना है, अगर मैं ये जॉब एडवर्टाइजमेंट पे मैं कमेंट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये जॉब अच्छी लगती है या मैं ये करना चाहता हूँ, और अगर मुझे नहीं अच्छी लगती है, मैं नहीं करना चाहता, तो क्यों नहीं, दोनों के रीजन देंगे। बी में वो कह रहे हैं वुड यू अप्लाई फॉर दैट जॉब, क्या आप उस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपने बताना है वाई, अगर अप्लाई करेंगे तो क्यों करेंगे, जो कंपनी अच्छी है, काम अच्छा लगता है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, सैलरी पैकेज अच्छा है, कुछ भी आप ऑप्शन दे सकते हैं। और अगर आप जॉब अप्लाई नहीं करेंगे तो क्यों नहीं, फिर आप वही देख सकते हैं कि जी आपको लगता है इनका सैलरी पैकेज अच्छा नहीं है, या इनका एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, या इनकी टाइमिंग ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है, व्हाट्सएवर जो आपको मुनासिब लगे उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है। फिर नेक्स्ट वो कह रहे हैं डू यू क्वालिफाई फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, क्या आप उस खास जॉब के लिए क्वालिफाई करते हैं, मीन वो जो उन्होंने क्राइटेरिया दिया वो होता है उसके मुताबिक है, क्वालिफिकेशन पूरी है, एक्सपीरियंस आपका उतना है, आपके पास उतनी स्किल्स हैं जो वो डिमांड कर रहे हैं, तो आपने ये सारा कुछ अपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है व्यूवर्स, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये थी हमारी असाइनमेंट नंबर 2। होपफुली ये लेक्चर आपको एक मदद देगा आपकी असाइनमेंट्स को हल करने में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, और प्लीज उन स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इन लेक्चर की जरूरत है, जिन्होंने आजकल अपने असाइनमेंट्स बनाकर ट्यूटर्स को भेज दिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अल्लाह हाफिज फॉर नाउ।